कलेक्ट करा, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करा और उसके बाद दोनों डेटा को मैंने थोड़ा सा पढ़ा, समझा, उसके ऊपर काम करा। मानो 50 मार्क्स 5 बच्चों के, 60 मार्क्स 7 बच्चों के, 70 मार्क्स 8 बच्चों के। ये टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हो गया जो हम लोग क्लास 8 में सीखा था। तो स्टैटिस्टिक्स का मोटा मोटा आपको बेसिकली मतलब समझ में आ गया होगा। डेटा को कलेक्ट करना, उसको रिप्रेजेंट करना और उसके बाद उसको इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करने का मतलब उससे कुछ वैल्यूएबल इनसाइट्स निकालना। हाय 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 हाय, क्या हाल चाल सभी के। वेलकम 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 एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टैटिस्टिक्स आपकी क्लास 9th का जो एक बहुत ही आसान सा चैप्टर है। रीजन बीइंग, पहले इस चैप्टर में कुछ और भी चीजें हुआ करती थी पर सीबीएसई डिलीट कर दिया, बहुत सारी चीजें हटा दी। अब क्यों हटा दी? क्योंकि सेम चीज क्लास 10th में भी पढ़ाई जाती है। तो उन्होंने सोचा कि बॉस क्यों ना क्लास 9th और क्लास 10th में जो कॉमन चीज है तो क्लास 10th में ही रखते हैं, है ना। तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग आज हम लोग क्लास 9th का आपका स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं वन शॉट में। इसके बाद आपको स्टैटिस्टिक्स पर कुछ और देखना नहीं पड़ेगा। ये 1 घंटे में आपको मैं पूरा स्टैटिस्टिक्स बेसिक से एडवांस तक एकदम क्लियर कर दूंगा बॉस। स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका वन शॉट ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाले लेक्चर में, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक्स टू बी कवर्ड के बारे में बात करें तो टॉपिक टू बी कवर्ड बॉस बहुत सिंपल चीजें, हम लोग 2-3 तरीके के ग्राफ्स के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको स्टैटिस्टिक्स की एक बेसिक डेफिनेशन बताता हूं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या करते हैं? डेटा का कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन करने के बाद उसको अपन लोग अरेंज करते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं और उसके बाद हम लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं। कहने का मतलब क्या भाई, मानो मेरे पास दो स्कूल्स हैं। मेरे पास दो स्कूल्स हैं, ठीक है। मानो एक सागर पब्लिक स्कूल है, एक दिल्ली पब्लिक स्कूल है, समझ में आया। अब मेरे को इन दोनों स्कूल्स में से बच्चों को सेलेक्ट करना है, ठीक है। या तो इस स्कूल की सेलेक्ट करूंगा या तो इस स्कूल के बच्चे सेलेक्ट करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ कि वो अपने एकेडमिक में कैसे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? क्योंकि भाई इन दोनों स्कूल्स में से मुझे किसी एक स्कूल को सिलेक्ट करके ओलंपियाड में भेजना है, तो जाहिर सी बात है जो मानो 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 मैथ्स ओलंपियाड में भेजना है, तो जाहिर सी बात है दोनों स्कूल के मैं मैथ्स के मार्क्स देखने वाला हूं स्टूडेंट्स के। समझ में आया? मैंने इसके डेटा कलेक्ट करा, मतलब मार्क्स कलेक्ट करा, मतलब मैंने डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी। यहां पर भी डेटा यानी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी। अब इन दोनों इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा मैंने इधर उधर करके लिखा। इधर उधर करके मतलब अच्छे से लिखा। अच्छे से लिखने का मतलब इस तरीके से लिखा कि वो मेरे को उससे कुछ वैल्यूएबल इनपुट्स बहुत इजीली मैं निकाल पाऊं। तो दोनों डेटा मैंने कलेक्ट करा, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करा और उसके बाद दोनों डेटा को मैंने थोड़ा सा पढ़ा, समझा, उसके ऊपर काम करा, है ना। और उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि बॉस, सागर पब्लिक स्कूल के बच्चे एकदम होशियार लग रहे हैं, ज्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। कल इसके ऊपर काम करा, है ना। और उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि बॉस, सागर पब्लिक स्कूल के बच्चे एकदम होशियार लग रहे हैं, ज्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, कंसिस्टेंट मार्क्स स्कोर करें, तो इनको उठा लेता हूं। तो समझ में मोटा मोटा हम लोग स्टैटिस्टिक्स में करते हैं क्या है। अब आप लोग को एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आप लोग यूट्यूब चलाते होंगे, कभी आप ऑब्जर्व करना, मानो आज आपने यूट्यूब पे भुवन बाम के 3-4 वीडियोस देखे, आपने फोन रख दिया। कल आप सुबह उठे, आपने फिर से अपना फोन खोला, यूट्यूब खोला। आप अगर नोटिस करोगे तो आपको यूट्यूब के सामने से सजेशन आता है कि भाई लीजिए ये भुवन बाम के 3-4 वीडियोस और देखिए। होता है कि नहीं होता? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई पीछे मानो इंस्टाग्राम है तो पीछे कोई बैठा है या फिर यूट्यूब पे कोई बैठा है पीछे, जो आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा है। आप उनको डेटा दे रहे हैं, आप उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपनी, और वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके, एनालाइज करके, इंटरप्रेट करके ये पता लगा रहे कि बॉस तेरे को ना इस तरीके के वीडियोस देखना पसंद है। क्योंकि अगर तेरे को इस तरीके के वीडियोस दिखाए तो तू यूट्यूब पर ज्यादा समय अपना वेस्ट करता है और उनको वही चाहिए चपड़ा गंजू। समझ में आए? तो स्टैटिस्टिक्स का मोटा मोटा आपको बेसिकली मतलब समझ में आ गया होगा। डेटा को कलेक्ट करना, उसको रिप्रेजेंट करना और उसके बाद उसको इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करने का मतलब उससे कुछ वैल्यूएबल इनसाइट्स निकालना कि डेटा कहना क्या चाह रहा है, डेटा बताना क्या चाह रहा है, डेटा बोल क्या रहा है, ठीक है। बट एनीवे, अच्छा, अब इस चैप्टर में हम लोग करने क्या वाले, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है कुछ, है ना। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों हम लोग 3 ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, अगर मैं मानो डेटा यहां पे लिख देता हूं, डेटा यहां पर मैं पैराग्राफ के फॉर्म में या फिर नंबर फॉर्म में लिख देता हूं, तो उसको देखने में उतना अच्छा नहीं लगता। और चलो आप तो एजुकेटेड हो भाई, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, मैं भी चलो भैया टीचर वीचर बन गया तो एजुकेटेड है, ठीक है। पर मानो भाई कोई इंसान है जो एजुकेटेड नहीं है, वो इस डेटा को समझ नहीं पाएगा ना। सोच के देखो, अगर मैं डेटा नॉर्मली लिख दूं कि भाई 50, 55, 56 और उसके नीचे कुछ कुछ डाल दूं कि भाई ये 60 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, तो एक नॉर्मल आदमी इसको समझ नहीं पाएगा, पर उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा, हाँ या ना। तो डेटा को लेकर अगर मैं ग्राफिकल फॉर्म में दूं, डेटा को अगर मैं ग्राफिकल फॉर्म में दूं, कहने का मतलब कुछ ऐसा, कहने का मतलब कुछ ऐसा, तो एक नॉर्मल आदमी, भाई आप और हम तो समझ ही सकते हैं, पर एक नॉर्मल आदमी को ये डेटा समझ भी आता है प्लस इंटरेस्टिंग भी लगता है, हाँ या ना। क्लियर हुआ? तो डेटा को हम लोग इसीलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। क्या देते हैं? डेटा की मदद से हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सो दैट एक नॉर्मल इंसान को वो इंटरेस्टिंग भी लगे और समझ भी आए और उससे वो वैल्यूएबल इंसाइट्स निकाल पाए। क्लियर हुआ? तो बस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3 तरह के ग्राफ के बारे में पढ़ने वाले हैं, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आइए
शुरू करते हैं, ठीक है चलिए। तो सबसे पहले रीड कर लो भाई क्या लिखा हुआ है। इन द प्रीवियस क्लास, मतलब भाई पुरानी क्लास, क्लास 8 वगैरह में, ठीक है, वी हैव स्टडीड हाउ टू अरेंज द गिवन डेटा इन टैबुलर फॉर्म। हम लोगों ने ये देखा था कि डेटा को टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, है ना भाई। यहां पे मानो नंबर लिखे हैं बच्चों के, और यहां पर ये लिखा है कि मानो 50 मार्क्स 5 बच्चों के, 60 मार्क्स 7 बच्चों के, 70 मार्क्स 8 बच्चों के। ये टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हो गया, जो हम लोग क्लास 8 में सीखा था, ठीक है भाई। बट टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज वेरी यूजफुल इन समराइजिंग द रॉ डेटा एंड प्रेजेंटिंग देम इन अ सिस्टमैटिक मैनर। भाई टैबुलर रिप्रेजेंटेशन अच्छा तो है, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन अच्छा तो है, लेकिन द टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा डू नॉट ऑलवेज प्रूव टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू द कॉमन मैन। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप टेबल फॉर्म में डेटा दोगे तो अच्छा तो लगता है, आसान तो लगता है पढ़ने में, समझ भी आता है, लेकिन उतना इंटरेस्टिंग नहीं है कॉमन मैन के लिए, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट appealing and convincing ways of presenting the data is through pictures and graphs, because graphs or picture if drawn attractively are eye catching and make unwidely data easily intelligible। समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। डेटा को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसको ग्राफ और पिक्चर फॉर्म में दिखाया जाए तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो 3 तरीके के ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आइए शुरू करते हैं बार ग्राफ से, है ना। तो बेसिकली दोस्तों बार ग्राफ में क्या होता है आपको कुछ बताता हूं, ठीक है। ओ भाई साहब इतना मोटा पेन क्यों है, ठीक है जरा ध्यान देना, ठीक है दोस्तों। बार ग्राफ में ये बार का मतलब होता है रेक्टेंगल्स। बार ग्राफ में ये बार का मतलब होता है रेक्टेंगल्स, ठीक है। अब आप सब मुझे बताएं, रेक्टेंगल में 2 चीजें होती है, एक तो रेक्टेंगल की लेंथ होती है और एक रेक्टेंगल की ब्रेड्थ होती है। समझ में आया भाई? अब समझो, अगर मानो रेक्टेंगल ऐसा है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ कहूंगा, पर मानो अगर रेक्टेंगल ऐसा है तो उस केस में मैं रेक्टेंगल की लेंथ को उसकी हाइट कहता हूं। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ जाओगे ना, बहुत बढ़िया। तो रेक्टेंगल में 2 चीजें होती है, लेंथ हाइट कह लो या फिर उसको ब्रेड्थ कह लो, ब्रेड्थ या फिर विड्थ कह लो। समझ में आया? 2 चीजें होती हैं, क्लियर हुआ? अच्छा, रेक्टेंगल की लेंथ, रेक्टेंगल की लेंथ बार ग्राफ में क्या बताती है? बहुत इजी, रेक्टेंगल की लेंथ आपको बताती है फ्रीक्वेंसी। रेक्टेंगल की लेंथ आपको क्या बताती है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या? कितने टाइम वो ऑब्जर्वेशन अकर कर रहा है, कितनी बार वो ऑब्जर्वेशन डेटा में आ रहा है। फॉर एग्जांपल मानो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन में अगर मैं 50 मार्क्स के आगे लिखता हूं, अगर मैं 50 मार्क्स या आपके एक्सआई की वैल्यू या फिर आपके मार्क्स की वैल्यू, जरा ध्यान देना 2 मिनट, है ना, या आपके मार्क्स की वैल्यू 50, 60, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 की फ्रीक्वेंसी 5, 60 की 7, इसका मतलब क्या? 50 मार्क्स 5 स्टूडेंट क्या है, 60 मार्क्स 7 स्टूडेंट्स का है। तो ऑब्जर्वेशन कितनी बार डेटा में आता है, ऑब्जर्वेशन कितनी बार डेटा में आता है, उसको मैं उसकी फ्रीक्वेंसी कहता हूं। तो भैया रेक्टेंगल आपका लेंथ और ब्रेड्थ होता है ना। लेंथ आपकी रेक्टेंगल की क्या बताती है बार ग्राफ में? फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन। और ब्रेड्थ क्या बताती है दोस्तों? ब्रेड्थ आपकी यहां पर सेम रहती है, ब्रेथ यहां पे आपकी सेम रहती। क्या बात समझ में आई? आइए एक क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या दिया? इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थ एंड द फॉलोइंग ग्राफ वाज प्रिपेयर्ड फॉर द डेटा स्वैप्टेड। मैं क्लास 9 पे गया, क्लास 9 के बच्चों से मैंने पूछा, 40 बच्चों से मैंने पूछा उनके उनके उनका बर्थ मंथ, मतलब कौन कौन से महीने में पैदा हुआ, कोई फरवरी में, कोई जनवरी में, कोई मार्च में, कोई अप्रैल में, है ना। तो बस आपको डेटा समझ में आ रहा होगा, या आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस या आपकी वर्टिकल एक्सिस, या आपकी लेटी हुई एक्सिस या आपकी खड़ी हुई एक्सिस, या आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस या आपकी वर्टिकल एक्सिस। इसको आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मैंने बर्थ मंथ प्लॉट करा है, बर्थ मंथ प्लॉट करा है, 12 महीने होते हैं। और वाई एक्सिस में मैंने फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लॉट करें। तुम्हें समझ में आ रहा होगा, जनवरी के महीने में मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। अगर आप ध्यान दो तो सारे के सारे रेक्टेंगल्स की ब्रेड्थ सेम है, सारे के सारे रेक्टेंगल की ब्रेड्थ सेम है, विड्थ सेम है, और सारे के सारे रेक्टेंगल एक दूसरे से बराबर दूरी पर है। ऐसा आपके बार ग्राफ के केस में होता है। रेक्टेंगल की हाइट, रेक्टेंगल की हाइट आपको क्या बता रही है? फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो जनवरी के महीने में दोस्तों हाइट कितनी दोस्तों? 3 है। फरवरी के महीने में हाइट 4 है। मार्च के महीने में हाइट 2 है। अप्रैल के महीने में हाइट 2 है। समझ में आ गया तुम्हें? अगर मैं तुमसे पूछूं अगस्त के महीने में कितने स्टूडेंट्स पैदा हुए हैं बॉस, तो अगस्त के महीने वाला रेक्टेंगल की हाइट देखो 6 स्टूडेंट्स। समझ में आ गया? बहुत इजी। बस तो बार ग्राफ, अच्छा बाय द वे आप इसको ऐसे ही बना सकते हो ना। इस ग्राफ में ऐसा नहीं है कि भाई इस ग्राफ में जरूरी नहीं कि आप बर्थ मंथ इधर ही लिखो, आप बर्थ मंथ इधर, फ्रीक्वेंसी इधर भी लिख सकते हो, तो फिर डेटा आपका कुछ ऐसा बनता, बार ग्राफ कुछ ऐसा बनता, और ऐसा भी बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ गया? अच्छा, अब क्वेश्चन क्या पूछा? हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो नवंबर के महीने में कितने स्टूडेंट्स ने जन्म लिया भैया? नवंबर के महीने वाले रेक्टेंगल की अगर आप हाइट देखेंगे तो 4 स्टूडेंट ने। समझ में आया? 4 स्टूडेंट्स ने, ठीक है। इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न। कौन से महीने में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने जन्म लिया है? भाई रेक्टेंगल सबसे बड़ा, कौन से रेक्टेंगल की हाइट सबसे बड़ी? अगस्त वाले। तो कौन सा महीना आ गया बॉस? अगस्त का महीना। समझ में आया?
यस गुरुजी समझ आया, तो पेन चेंज करते हैं, मजा नहीं आ रहा इस पेन में। क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये आपका बार ग्राफ, आप सारी बातें समझ गए। बार ग्राफ में बार मतलब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ होती है, ब्रेड्थ आपके बार ग्राफ में सेम होगी हमेशा, रेक्टेंगल की लेंथ आपको फ्रीक्वेंसी बताती है। आई होप आपको सारी बातें क्लियर। एक बार ग्राफ हम लोग बना लेते हैं, है ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या बोला? अ फैमिली विद अ मंथली इनकम ऑफ ₹20,000 हैड प्लान्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स पर मंथ अंडर वेरियस हेड्स। दोस्तों इसको बोलते हैं टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। डेटा को हमने टैबुलर रिप्रेजेंटेशन दे दिया। तो मतलब क्या है बॉस? भाई एक फैमिली है जिसके पास टोटल 20,000 रुपए, आप ऐसा समझिए, है ना, खर्चा करने के लिए, ठीक है। अब वो 20,000 रुपए में से खर्चा कैसे कर रहे हैं? ग्रोसरी पर 4,000 रुपए खर्च कर रहे हैं, रेंट पर 5,000 रुपए खर्च हो रहा है, एजुकेशन बच्चों के, भैया बच्चों को पढ़ाना वढ़ाना पड़ता है, हाँ 5,000 रुपए खर्च होता है, जो पढ़ते नहीं है बच्चे, हाँ। मेडिसिन में 2,000 रुपए खर्च हो रहा है, फ्यूल में 2,000 रुपए खर्च हो रहा है, एंटरटेनमेंट, कभी बोर हो जाए तो मूवी वगैरह देखना है, गेम वगैरह खेलने जाना है बाहर, तो 1,000 रुपए उस पर खर्च हो रहा है, और मिसलेनियस खर्चा भी 1,000 रुपए का है, मतलब आलतू जुलतू खर्चा हो जाता है ना कभी कभी भाई, है ना, वो 1,000 रुपए का है। तो 20,000 रुपए इस तरीके से फैमिली खर्च कर रही है। अपन को बार ग्राफ की मदद से इस डेटा को शो करना है। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? बहुत ही आसान। सबसे पहले क्या करो बॉस, आप एक वर्टिकल एक्सिस बना लो, आप एक वर्टिकल एक्सिस बना लो, और आप एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना लो। समझ में आया? आप किसी भी एक्सिस में कोई भी चीज दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मानो एक्स एक्सिस में मैंने हेड्स ले लिए, ग्रोसरी, रेंट, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन, है ना। मानो यहां पे मैंने ग्रोसरी ले लिया, ग्रोसरी, यहां पे रेंट, यहां पे एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन, ईओसी, एजुकेशन ले लो भाई, ई, है ना। फिर मेडिसिन, फ्यूल, एंटरटेनमेंट, फिर आपका मेडिसिन, फ्यूल, एंटरटेनमेंट, और यहां पर आपका मिसलेनियस खर्चा। ये दोस्तों आपका मिसलेनियस खर्चा, है ना। ये आपका काय का था भैया? ये आपका एंटरटेनमेंट का था। दिस वॉज फॉर एंटरटेनमेंट, है ना। ये पूरा पूरा दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आपका फ्यूल, आप समझ गए, फ्यूल, मेडिसिन, है ना। ये दोस्तों आपका फ्यूल, ये आपका मेडिसिन, ये आपका मेरे ख्याल से एजुकेशन था, एजुकेशन, ये आपका मेरे ख्याल में रेंट था, और ये आपका मेरे ख्याल में ग्रोसरी था। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखो फ्रीक्वेंसी आपकी 1 से लेके 5 तक है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि बॉस एक एक यूनिट का गैप ले लो, 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर है? बस अब रेक्टेंगल बना लो, बहुत इजी। तो ग्रोसरी का रेक्टेंगल, ग्रोसरी में खर्चा हो रहा है 4,000, बहुत बढ़िया। तो ग्रोसरी का रेक्टेंगल दोस्तों कुछ ऐसा जाएगा, ये 4,000 का। समझ गए बॉस? क्लियर है? क्लियर है ना। अब इसको दोस्तों मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूं, तो मैं समझ में लगा ऐसा क्यों कर रहा हूं, ठीक है। बहुत बढ़िया, रैंडमली तुम समझ गए होगे यार, नहीं? हाँ गुरुजी समझ गए, इतना इजी तो है, क्या डिफिकल्ट है इसमें, ठीक है ना, बहुत ज्यादा आसान है। अब बस रेक्टेंगल की आप हाइट चेंज कर दीजिए, है ना। 5,000 5,000 2,000 2,000, बहुत बढ़िया। तो ये दोस्तों आपका 5,000 खिंच रहा है, ठीक है, ये आपका 5,000 खिंच रहा है, ये आपका 2,000 है, ये आपका 2,000 है, जरा देख लीजिएगा, है ना। हल्का फुल्का अगर कुछ हल्की सी मिस्टेक हो तो उसको आप इग्नोर करें, है ना। ये आपका दोस्तों 1,000 है, दिस इज योर 1,000, ये आपका 1,000, ठीक है, और ये भी आपका 1,000, दिस इज ऑल्सो 1,000। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ऐसे रख लें, इसको आप ऐसे, इक्वल स्पेसिंग होनी चाहिए ना, इक्वल स्पेसिंग होनी मांगता है बॉस, मिसलेनियस जरा कर लो, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ गुरुजी समझ में तो आ गया, समझ में आ रहा है ना। थोड़ा सा इक्वल स्पेसिंग होनी चाहिए रेक्टेंगल्स के बीच में, उसका थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, और इन दोनों को थोड़ा सा मैं इधर खिसका देता हूं, एक सेकेंड, आप ऐसे खिसक जाएं, थैंक यू सो मच। ठीक है, बना लेंगे तो भाई सब लोग ग्राफ्स, है ना। एक्स एक्सिस पर क्या प्लॉट करा बॉस मैंने एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, फटाफट इसको मैं लिख लेता हूं। तो एक्स एक्सिस पर मेरे हेड्स हैं जहां पर मैं खर्चा कर रहा हूं, और वाई एक्सिस पर क्या है बॉस? मनी या फिर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इन थाउजेंड्स, इन थाउजेंड्स। इजी, समझ में आ गया? ये आपका बार ग्राफ बन गया ना। चलिए मूविंग ऑन, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी दोस्तों बार ग्राफ की तरह होता है, पर इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या आपको सिखाता हूं, ठीक है। अब जैसे ही आपका डेटा है दोस्तों, इसको अपन लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। और कंटिन्यूअस में क्या होता है? क्लास इंटरवल्स होते हैं। क्लास इंटरवल्स का मतलब शायद आपको पता होगा, नहीं पता तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऊपर ऊपर से एक बार बताता हूं, ठीक है। क्लास इंटरवल में क्या होता है? ये आपकी लोअर लिमिट होती है, ये आपकी अपर लिमिट, है ना। ये वाले क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है भाई? आपको वेट्स दिए स्टूडेंट्स के, है ना। तो 30.5 से 35.5 केजी के बीच में
9 स्टूडेंट्स हैं। पर यहां पर दोस्तों कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंक्लूसिव, एक होता है एक्सक्लूसिव। क्या बोला मैंने? एक होता है इंक्लूसिव, एक होता है एक्सक्लूसिव। एक बार आपको दिखा देता हूं, है ना, ये बता ही देता हूं, इंपॉर्टेंट है। कंटीन्यूअस स्लैश ग्रुप्ड, इसको ग्रुप भी बोलते हैं, कंटीन्यूअस स्लैश ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये दो तरीके के होते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक बार देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। एक होता है आपका एक्सक्लूसिव, एक होता है आपका एक्सक्लूसिव, और एक होता है आपका इंक्लूसिव, है ना। एक आपका होता है, एक आपका होता है एक्सक्लूसिव, और एक आपका होता है इंक्लूसिव। ठीक है, क्या होते हैं बॉस एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव, सिखाता हूं। ठीक है, जरा ध्यान देना। मानो मैंने लिखा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दूंगा 5, मानो इसकी 6, मानो इसकी 4, और मानो इसकी 2। ठीक है, यहां पर देखना तुम्हें डिफरेंस समझ में आएगा। मानो यहां पे मैंने कहा 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, और 40 से 49। ठीक है, एक दो चीजों का सबसे पहले मतलब समझे। ठीक है, इसको मैं बोलता हूं लोअर लिमिट, इसको बोलता हूं लोअर लिमिट, इसको बोलता हूं लोअर लिमिट, इसको बोलता हूं अपर लिमिट, इसको बोलता हूं अपर लिमिट। ठीक है, ये आपके क्लास इंटरवल्स है ना। तो दो चीज समझो, पहली चीज क्लास मार्क क्या होता है, अभी आपको आगे काम आएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में। क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, इसको आप नोट कर लो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। और क्लास साइज, और क्लास साइज, क्लास मार्क को मिड वैल्यूज भी कहते हैं, क्लास मार्क को मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल भी कहते हैं। क्लास साइज स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, क्या मतलब है अभी सीखो। ठीक है, मानो मैंने आपसे पूछा इस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क बताओ, इस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क बताओ, यानी मिड वैल्यूज बताओ। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 30 बाय 2 15, तो इसका क्लास मार्क हो गया 15। इसका क्या होगा? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 95, सॉरी 90, 90 बाय 2 45, तो इसका क्लास मार्क आपका, समझ गया तुम लोग क्या हो जाएगा? 45, है ना। ठीक है, क्लास साइज क्या होता है? मानो इस क्लास इंटरवल का मैं तुमसे क्लास साइज पूछ रहा हूं, तो क्लास साइज होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 40 माइनस 30 आपका 10 आ गया। यहां पर क्लास साइज क्या होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 9 आ जाएगा। क्लियर हो गई वो दो बेसिक बातें? बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब एक चीज नोटिस करो, यहां पर क्या है, 20 यहां पे अपर लिमिट है, तो नेक्स्ट वाली की लोअर लिमिट भी 20 है। 30 यहां पे अपर लिमिट है, तो नेक्स्ट वाली की लोअर लिमिट भी 30 है। 40 यहां पे अपर लिमिट है, तो नेक्स्ट वाली की लोअर लिमिट भी 40 है। मतलब जो इसकी अपर लिमिट वो इसकी लोअर लिमिट, जो इसकी अपर लिमिट वो अगले वाले की लोअर लिमिट, जो इसकी अपर लिमिट वो अगले वाले की लोअर लिमिट। पर यहां पर क्या है, जो इसकी अपर लिमिट वो अगले वाले की लोअर लिमिट नहीं है, जो इसकी अपर लिमिट वो अगले वाले की लोअर लिमिट नहीं है, जो इसकी अपर लिमिट वो अगले वाले की लोअर लिमिट नहीं है। ठीक है, डिफरेंस बस ये होता है, डिफरेंस बस ये होता है कि भाई 20 यहां पर भी आ रहा है, 20 यहां पर भी आ रहा है। मानो ये मार्क्स है स्टूडेंट्स के, तो किसी स्टूडेंट के अगर 20 मार्क्स आए होंगे, किसी स्टूडेंट के अगर 20 मार्क्स आए होंगे, उसको मैं ऊपर गिनूंगा या नीचे गिनूंगा? उसको आप लोग दोस्तों नीचे गिनेंगे। ऑलवेज याद रखिए, एक्सक्लूसिव में आप अपर लिमिट को एक्सक्लूड करते हैं, एक्सक्लूसिव में आप अपर लिमिट को एक्सक्लूड करते मतलब इंक्लूड नहीं करते, और इंक्लूसिव में आप दोनों ही लिमिट्स को इंक्लूड कर लेते हैं। मतलब किसी बच्चे के अगर 20 मार्क्स आए हैं तो उसको आप इधर इंक्लूड करोगे, किसी बच्चे के 29 मार्क्स आए हैं उसको आप इधर इंक्लूड करोगे, किसी बच्चे के 20 से 29 के बीच में आए हैं उसको भी आप इधर इंक्लूड करोगे। अब बेसिक मतलब क्या, एक बार सुनो आराम से, समराइज करता हूं। ठीक है, इसका मतलब किसी बच्चे के 10 मार्क्स आए होंगे या 10 से 20 के बीच में मार्क्स आए होंगे, उसको मैं इधर इंक्लूड करूंगा 5 स्टूडेंट्स में से। किसी बच्चे के 20 मार्क्स आए होंगे या 20 और 30 के बीच में आए होंगे, उसको मैं इधर इंक्लूड करूंगा। किसी बच्चे के 20 आए होंगे, 29 आए होंगे या इन दोनों के बीच में आए होंगे, किसी बच्चे के 30 आए होंगे, 39 आए होंगे, इन दोनों के बीच में आए होंगे, उनको आप इधर इंक्लूड करेंगे। तो एक्सक्लूसिव में बस आप अपर लिमिट को एक्सक्लूड करते हैं, इंक्लूड नहीं करते। इंक्लूसिव में आप दोनों को ही इंक्लूड कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन करने के लिए आपको इंक्लूसिव को, क्वेश्चन करने के लिए आपको इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ता है, आपको इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, और ये कैसे करते हैं अगर आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करते हैं ना। अब हिस्टोग्राम तो तुम समझ गए, ये कैसा डेटा जल्दी बताओ। कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बताओ ये एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है? तुम्हें समझ में आ रहा होगा, जो अपर लिमिट इसकी वो लोअर लिमिट इसकी, जो अपर लिमिट इसकी वो लोअर लिमिट इसकी, तो ये आपका एक्सक्लूसिव डेटा है। डेटा का मतलब क्या, किसी बच्चे का वेट अगर 30.5 kg होगा या फिर 30.5 और 35.5 के बीच में होगा, ऐसे 9 बच्चे हैं। डेटा तुम समझ गए? क्लियर है? बहुत बढ़िया। क्या बोला? अच्छा, अब दोस्तों मानो अगर इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, इसको बोलता हूं मैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल्स के बीच में गैप नहीं होता, हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल्स के बीच में गैप नहीं होता।
क्लियर है? हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल्स के बीच में गैप नहीं होता, प्लस रेक्टेंगल की लेंथ आपको फ्रीक्वेंसी ही बताती है, लेकिन रेक्टेंगल की विड्थ हो सकता है सेम है, हो सकता है सेम नहीं है। समझ में आया? हिस्टोग्राम सिर्फ और सिर्फ तभी बनता है जब डेटा आपका कंटिन्यूअस है या फिर ग्रुप्ड है। डेटा मतलब आपका बेसिकली क्लास इंटरवल वाला है। अगर डेटा आपका क्लास इंटरवल वाला है तो आपका हिस्टोग्राम बनाना आपको याद रखिए। कैसे बनाएंगे? 30.5, 35.5, 40.5, 45.5, ये आप दोस्तों यहां पे लिख दीजिए। ठीक है, 30.5, 35.5, 40.5, 5 का गैप आपको दिखाई दे रहा होगा। आपने वाई एक्सिस पर अपना वेट प्लॉट कर लिया, सॉरी एक्स एक्सिस पर आपने अपना वेट प्लॉट कर लिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी प्लॉट करी। तो वाई एक्सिस पर दोस्तों आपने फ्रीक्वेंसी, अब कैसे समझ में आया? दो का गैप लेना है। देखो, सबसे छोटी वैल्यू 1, सबसे बड़ी वैल्यू 12, तो क्योंकि मेरे पेज में आ जाए तो मैंने दो का गैप ले लिया। समझ में आया? अब 30.5 से इसका मतलब क्या आपको समझाऊंगा। 30.1 आप देखो, एक आपको बना के भी दिखाऊंगा, तो टेंशन मत लो, पहले इधर देखो ना। 30.5 35.5 के बीच में कितने बंदे हैं भाई? कितने बंदे भाई? 9 बंदे। तो बस इस रेक्टेंगल की हाइट आपको दिख रही होगी 9 है। ठीक है, 40.5 से 45.5 के बीच में तुम्हें दिख रहा हो कितने बंदे हैं बॉस? कितने बंदे बॉस? 15 बंदे। देखो इसकी हाइट 40, 15 की 12, 15 की 12, कुछ यहां पे गलत दिया हुआ है क्या? एक सेकंड, इसकी हाइट तो दोस्तों यहां पे आपको 15 दिखाई दे रही है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे क्यों 12 लिखा हुआ है? एक बार चेक कर लेते हैं। 9 + 6 15, 15 + 15 अगर होता 30, 33, 34, 36, 15 होगा। तो दिस विल बी 15, दिस विल बी 15। क्लियर है बात? चलिए चेक कर लेते हैं। 45.5 से 50.5 दोस्तों 3 लोग, एकदम सही है ना? ये तुम्हारा कितने बंदे हैं? ये तुम्हारा एक बंदा दिखाई दे रहा है मेरे को, है ना? देखो एक बंदा, ये बहुत बढ़िया। और फिर लास्ट वाला तुम्हारा 2 बंदा, तो 55.5 से 60.5 तक आपके 2 बंदे। क्लियर है बात? ठीक है, 55.5 60.5। तो डेटा तुमने प्लॉट कर लिया, वेट तुमने हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पर, फ्रीक्वेंसी तुमने वाई एक्सिस पर, तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसको बोलते हैं किंक, इसको बोलते हैं किंक। तो किंक को हम लिख देते हैं पिंक में, इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग किंक। क्या बोलते हैं? किंक। अब किंक का मतलब क्या होता है बेसिकली समझना। अगर मैं आपसे पूछूं, ये लेंथ शायद तुम्हें दिखाई दे रही होगी 5 यूनिट की, ये भी तुम्हें 5 यूनिट दिखाई दे रहा होगा, ये भी तुम्हें 5 यूनिट दिखाई दे रहा होगा, मतलब इतना आपका 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना आपका 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, इतना। अब ये भी तो 5 यूनिट ही दिखाई दे रहा है, पर 0 से 30.5, तो 30.5 यूनिट्स है। सोच के देखो भाई, एक्चुअली में ये 5 यूनिट्स के हैं, पर क्योंकि यहां से आपने 0 से डायरेक्ट बहुत लंबा जंप लिया है, तो उसको आप एक किंक से डिनोट करते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया? बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं एक बार। सबसे पहले ये बताओ, क्लास इंटरवल वाला डेटा, डेटा क्या कह रहा है? डेटा में दोस्तों हम लोगों ने लेंथ ऑफ 40 लीव्स को नापा। कोई प्लांट होगा, उस प्लांट के 40 लीव्स को, पत्तियों को अपन ने नापा 1 मिलीमीटर, मतलब करेक्ट टू 1 मिलीमीटर, मतलब मिलीमीटर्स में नापा, बस आप ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, और डेटा अपन को कुछ ऐसा मिला। सबसे पहले ये बताओ, ये आपका कंटिन्यूअस या फिर ग्रुप्ड क्लास इंटरवल वाला डेटा है, लेकिन ये बताओ ये एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है? ये एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव? तुम्हें समझ में आ रहा होगा, जो इसकी अपर लिमिट वो अगले वाले की लोअर लिमिट नहीं है, जो इसकी अपर लिमिट वो अगले वाले की लोअर लिमिट नहीं है, तो इसको आपको इंक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो कैसे करते हैं, आइए एक बार देखिए। इंक्लूसिव में दोस्तों कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक बार जरा ध्यान दीजिएगा ना। आप क्या करते हो जरा ध्यान देना, ठीक है? इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट देखते हो, या फिर इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट देखते हो। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का है। जितने का भी डिफरेंस है, ये टीचर आपको रटवाता है। टीचर आपको डायरेक्ट बोलता है कि 0.5 लोअर लिमिट से माइनस कर दो, 0.5 अपर लिमिट से माइनस कर दो। अगर तुम्हारे टीचर ने तुम्हें ये बताया था, या तुम्हें किसी ने ये बताया था, एक बार कमेंट करके बताना कि हाँ आप सही कह रहे हो, ऐसा बताया था। आपको शायद बताया होगा कि लोअर लिमिट से 0.5 माइनस कर दो, अपर लिमिट 0.5 प्लस कर दीजिए। पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता। सिलेबस के हिसाब से ऐसा सही है, पर ऐसा क्यों होता है वो समझो। इन दोनों के बीच में जितने का डिफरेंस है 1, उसको आप 2 से डिवाइड कर दो, तो 1/2 0.5 आ गया। ठीक है, पर मानो अगर इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस होता, इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस होता, 2 को आप 2 से डिवाइड करते 1 आता, तो उस केस में फिर आप लोअर लिमिट से 1 माइनस करते, अपर लिमिट में आप 1 प्लस करते। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? बहुत बढ़िया। तो बस अगर आप इसमें 0.5 माइनस करोगे तो ये आपका 117.5 आएगा, और ये आपका 0.5 प्लस तो 126.5 आएगा। ये 0.5 माइनस तो 126.5, ये 0.5 प्लस तो 135.5, ये 0.5 माइनस तो 135.5, ये 0.5 प्लस तो 144.5, ये 0.5 माइनस तो 144.5, ये 0.5 प्लस तो 135.5, ये 0.5 माइनस तो 153.5, ये आपका 162.5, ये आपका 162.5,
और ये आपका 171.5, ये आपका 171.5, ये आपका 180.5। तो अब क्या हुआ दोस्तों, डेटा आपका चेंज हो गया एक्सक्लूसिव में। देखो ना, जो इसकी अपर लिमिट वो इसकी लोअर लिमिट, जो इसकी अपर लिमिट वो इसकी लोअर लिमिट, जो अपर लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट, समझ गए होगे। फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, 3 लीव्स हैं इन दोनों के बीच, मतलब ऐसी लीव्स जिनका लेंथ 117.5 मीटर है या फिर इन दोनों के बीच में है, ऐसी आपकी 3 लीव्स हैं। तो डेटा तुम्हें समझ में आ रहा होगा, 3 5 9 12 5 4 2, सही है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बहुत बढ़िया। हिस्टोग्राम बनाना है दोस्तों, हिस्टोग्राम बनाना है दोस्तों। बनाए जरा, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले वही चीज आपने करी, वाई एक्सेस और एक्स एक्सिस, है ना। अब फटाफट आपने अपने एक्स एक्सिस में, फटाफट आपने अपने एक्स एक्सिस में याद रखिए, एक्स एक्सिस हिस्टोग्राम में आप हमेशा अपना आप ऑब्जर्वेशंस प्लॉट करते हैं। आप हमेशा अपने क्लास इंटरवल यानी आपका डेटा ऑब्जर्वेशन प्लॉट करते हैं। हिस्टोग्राम में आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है। तो कहां से स्टार्ट हो रहा है बॉस? ये आपका स्टार्ट हो रहा है 117.5 से 126.5, तो काफी लंबा गैप होगा जीरो से। तो किंग से डिनोट कर दिया, समझ में आया? यहां पर तुम पहले लिख दो 117.5, ठीक है। फिर क्या, 126.5, 117.5, फिर आपका ये दोस्तों मानो यहाँ पे 126.5, फिर आपका दोस्तों यहाँ मेरे ख्याल से 135.5 आएगा, देख लो 135.5, है ना। फिर आपका दोस्तों यहाँ पे, फिर आपका यहाँ पे 144.5, थोड़ा सा और गैप देते, 144.5, फिर आपका दोस्तों यहाँ पे 153.5, फिर आपका ये 162.5, फिर आपका ये 171.5, फिर आपका 180.5। सही है, सही है, बहुत बढ़िया। इतना ही प्लॉट करना था, इतना ही प्लॉट करना था, है ना। अब यहां पे देखो वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी, तो सबसे छोटी वैल्यू 2 है, सबसे बड़ी आपकी 12 है, तो 2 2 का गैप ले लेता हूं, है ना। काम हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14। क्लियर है? यहां पर हम लोग क्या प्लॉट कर रहे हैं? यहां पर हम लोग फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहां पर अपनी सॉरी नंबर ऑफ लीव्स, और यहां पर आपका क्या, लेंथ इन मिलीमीटर। तो लेंथ इन मिलीमीटर ऑफ लीव्स, और यहां पे आपकी फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ लीव्स, यहां पे आपकी दोस्तों नंबर ऑफ लीव्स। समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से आ रहा होगा, ठीक है। चलिए है ना, देखो भाई यही सब है भाई, यहां पे और कुछ है ही नहीं, यही करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो करते हैं बॉस। सबसे पहली जो आपकी फ्रीक्वेंसी 3 5 9 12, 3 5 9 12, तो इसकी लेंथ 3, ये आपकी 3, फिर ये दोस्तों आपकी 3, थोड़ा छोटा हो जा भाई, ठीक है। 3 5, 3 5, थोड़ा इसको अपन मोटा कर देते हैं, ठीक है। 3 5 9, ये दोस्तों आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, 9 कहीं ऐसा आएगा, 9 3 5 9 12, क्या 12, तो ये दोस्तों आपका हो गया 12। सही है, हल्का फुल्का इधर उधर तो मैनेज कर, 3 5 9 12, 3 5 9 12, 5 4 2, 5 4 2, तो ये आपका 5, फिर ये आपका 4, फिर ये आपका 4 4 4 4, कुछ ऐसा आ जाएगा, 4 और 2, ये आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों बन गया हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि हिस्टोग्राम आएगा तब जाके आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आएगा।